हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हम करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है कौन सी घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका लंदन में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा बी ऑप्शन है भारत में गूगल ऑफिस, और ऑस्ट्रेलिया में टाटा मोटर्स का कार्यालय, और भारत में रूसी दूतावास। तो ये बताना है कि कौन सा जो है भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है, कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आप आ जाएगा, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है टाटा मोटर्स का कार्यालय। तो ऑस्ट्रेलिया में टाटा मोटर्स क्या है, भारत की कंपनी है, और भारत की कंपनी जब विदेश में ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है तो यहाँ पर क्या है, भारत की घरेलू सीमा का भी हिस्सा माना जाएगा। क्या है, भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाएगा। तो ये कार्यालय यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है मध्यवर्ती उत्पाद है। तो मध्यवर्ती उत्पाद क्या है, ए है। यहाँ पर उपभोक्ता द्वारा दाल की खरीद, यानी दाल की खरीद होती है। एक फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन, ठीक है, मशीन खरीदी है। ये मशीन किस लिए खरीदी है, एक फर्म ने खरीदी है अन्य उत्पादन के लिए। उसके बाद आता है परिवार द्वारा प्रयुक्त गेहूं, परिवार ने गेहूं प्रयुक्त किया। ठीक है, परिवार ने गेहूं लिया, उससे आटा बनाया। ठीक है, उसके बाद उसका यूज किया। तो आटे मिल द्वारा प्रयुक्त गेहूं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है, और मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है, जिसका उपयोग, ऐसी वस्तु जिसका हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं किसी अन्य चीज को बनाने के लिए। ठीक है, कोई अन्य वस्तु बनाने के लिए। तो यहाँ पर आटे मिल द्वारा प्रयुक्त गेहूं, तो आटे मिल में जो है खरीदी गई है, यहाँ पर गेहूं को खरीदती है आटे मिल, जो आटा मिल, ताकि वह आटा बना सके। ठीक है, उसे बेच सके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर थर्ड है। निम्न में से कौन सा जो है अंतिम वस्तु का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा अंतिम वस्तु का उदाहरण नहीं है। स्कूल द्वारा जो है खरीदे गए चौक और डस्टर, ठीक है, अंतिम वस्तु का उदाहरण नहीं है। ठीक है, स्कूल द्वारा खरीदे गए चौक और डस्टर। किस बी ऑप्शन है आपका किसानों द्वारा प्रयुक्त उर्वरक, आटे मिल द्वारा प्रयुक्त गेहूँ, और उपर्युक्त सभी। तो आपको ये बताना था कि इनमें से अंतिम वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो आपको पता है आटे मिल द्वारा प्रयुक्त गेहूं, तो यही जो है यहाँ पर ये वाला आपका आंसर बी सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये मध्यवर्ती अभी आपने पढ़ा आटे मिल द्वारा मध्यवर्ती होता है। ठीक है, आटे मिल किस लिए खरीदेगी गेहूं को, ताकि वह आटा बना सके गेहूं का इस्तेमाल करके। तो ये मध्यवर्ती हो गया। अब देखिए निम्न में से कौन सा जो है बाजार कीमतों और साधन लागत, यानी साधन लागत के बीच अंतर का कारण है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है, नीचे दिए गए हैं कुछ शब्द, यहाँ पर बताना है कि बाजार कीमतों और साधन लागत, ठीक है, बाजार की कीमत और साधन लागत के बीच अंतर का कारण है। ठीक है, क्या है कि अप्रत्यक्ष कर या आर्थिक सहायता। ठीक है, निम्न में से कौन सा बाजार कीमतों, ठीक है, बाजार की कीमत और साधन लागत। साधन लागत मतलब क्या होता है, साधन के बदले जो लागत आती है। ठीक है, वस्तु जैसे फर्म है, कोई वस्तु उत्पादन करती है, तो उसे उत्पादन करने में वो साधन यानी बनाने में कि यानी जो साधन यूज हुआ है उसका लागत, उसमें कितना पैसा लगा है, वो चीज़ है। और बाजार कीमत, बाजार में वस्तु की जो कीमत है, ठीक है, वो है। बीच में अंतर का कारण है, इसमें किससे आता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर से आता है, आर्थिक सहायता से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधन लागत आर्थिक सहायता ये दोनों ही हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलके हो जाते हैं। तो आंसर आपका ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि साधन लागत बाजार कीमत से अधिक है, ठीक है, तब इसका अर्थ है, यानी अगर साधन लागत बाजार कीमत से अधिक हो जाती है, यानी साधन लागत अधिक होगी तो क्या होगा, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा हो जाएगा आर्थिक सहायता से, ए ऑप्शन। या फिर आपका प्रत्यक्ष कर इक्वल होगा आर्थिक सहायता के, बी ऑप्शन। सी है आपका प्रत्यक्ष कर जो है यहाँ पर ये जो है एक ज़्यादा होगा लेकिन बराबर भी हो सकता है आर्थिक सहायता से। ठीक है, लेकिन आपका अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर कम है लेकिन आर्थिक सहायता ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पर बाजार कीमत से अधिक होगा, क्या होगा, साधन लागत बाजार कीमत से अधिक हो जाएगी, यानी अप्रत्यक्ष कर क्या है, अपना आर्थिक सहायता कर ज़्यादा है। तो आपकी ये आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या कह रहा है कि अंतिम वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिन्हें या तो के लिए खरीदा जाता है या के प्रयोग में किया जाता है, डैश के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, या तो उपभोग के लिए या तो यहाँ पर निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यही वाला है, बिल्कुल उपभोग और निवेश ही आता है आपको। आप अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं डिटेल में और आपको पढ़ना है तो वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल पे, आपको अवेलेबल है, सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विदेशों से जो है शुद्ध साधन आय, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय, जो विदेशों से आई है शुद्ध साधन आय वो है क्या। यहाँ पर निर्यात और आयात का अंतर होती है। ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय और दृश्य निर्यात और दृश्य आयात का अंतर होती है। विदेशों से प्राप्त साधन आय और जो है विदेशों को भुगतान की गई आय का अंतर होती है। तो यही होता है बिल्कुल कि हमारा जो है विदेश शुद्ध साधन आय कैसे निकलेगी, विदेशों से प्राप्त, जो भी विदेशों से मिला है और विदेशों को जो भुगतान किया है, विदेशों को जो दिया है, तो उससे साधन आय का जो अंतर निकल आएगा उसे ही हम कहते हैं यहाँ पर शुद्ध साधन आय। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन भी है, विदेशों से प्राप्त साधन आय, तो ये नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मूल्यह्रास से अभिप्राय क्या है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मूल्यह्रास ए ऑप्शन है आपका, आग यानी आग दुर्घटना में जो है एक कारखाने का विनाश हो गया, मूल्यह्रास। ठीक है, या फिर आपका टूट फूट के कारण समय के साथ स्थिर यानी जो स्थिर परिसंपत्ति है उसमें हानि हो गई, तो और या फिर भूकंप में स्थिर परिसंपत्ति की हानि हो गई। दी है आपका तालाबंदी के कारण कारखाने का बंद होना। तो आपको मैंने बताया था मूल्यह्रास क्या होता है कि आपका समय के साथ जब हानि होती है तो उसे मूल्यह्रास यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी टूट फूट और समय के कारण जो है परिसंपत्ति में हानि होना। ठीक है, आपका 9 क्वेश्चन है, बाजार कीमत और साधन लागत बराबर होंगे तब जब, कब बराबर होंगे, बाजार कीमत और साधन लागत कब बराबर होते हैं, जब कोई प्रत्यक्ष कर ना हो, यानी कोई अप्रत्यक्ष कर ना हो, कोई आर्थिक सहायता ना हो, कोई अप्रत्यक्ष और कोई आर्थिक सहायता ना हो, मतलब क्योंकि दोनों से ये निर्धारित होता है तो इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर निम्न में से जो है कौन सा हस्तांतरण आय है का उदाहरण है। ठीक है, हस्तांतरण आय का उदाहरण है बोनस या फिर बेरोजगारी भत्ता, सी है आपका नियोजकों से मुआवजा या फिर उपर्युक्त सभी। तो इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा हस्तांतरण आय का एक उदाहरण है। तो बेरोजगारी भत्ता, तो यहाँ पर देखिए बोनस, यहाँ पर ये हस्तांतरण आय नहीं है। ठीक है, नियोजकों से मुआवजा ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो रोजगारी भत्ता मिलता है वो सरकार बांटती है फ्री में, तो फ्री में जो चीज़ मिलेगी वो हस्तांतरण है। ठीक है, तो यहाँ पर रोजगार भत्ता हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है 11वां क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तु का एक उदाहरण है। तो निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण बताना है, आपका ए ऑप्शन है पुरानी कारों के एक डीलर द्वारा बेची गई कार। ठीक है, आपको क्या बताना, मध्यवर्ती वस्तु एक पुरानी कारों के एक डीलर द्वारा बेची गई कार, या फ्लाईओवर के निर्माण में प्रयुक्त स्टील और सीमेंट, या फिर किसानों द्वारा खरीदे गए उर्वरक, यहाँ पर देखिए उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने कार एक डीलर ने किस लिए खरीदी थी, बेचने के लिए। ठीक है, या ताकि बेचने के लिए खरीदी है, तो यहाँ पर ये हो गया, उपयोग के लिए नहीं खरीदी। अगर उसने खुद उपयोग करने के लिए खरीदी होती ना तो यहाँ पर ये अंतिम वस्तु हो जाती, लेकिन उसने क्या करा है, उससे पैसा कमाने के लिए खरीदा है, यानी बेच के पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर और फ्लाईओवर में सीमेंट और ये लगेंगे, स्टील लगेंगे, तो ये भी हो जाएगा। किसानों द्वारा उर्वरक, यानी खेती करने के लिए, खेती से अनाज उगाने के लिए, तो यहाँ भी मध्यवर्ती हो गया, मतलब सारे के सारे हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। अब आता है मिठाई की दुकानों द्वारा खरीदी गई चीनी डैश वस्तु की जो है डैश वस्तु है, जबकि एक उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाला यह डैश वस्तु है। ठीक है, एक जो है यहाँ पर क्या है, दुकानदार द्वारा खरीदी गई चीनी क्या होगी, एक मध्यवर्ती वस्तु होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मध्यवर्ती होगी, लेकिन यहाँ पर जो आपने उपभोग के लिए खरीदी है वो आपकी अंतिम वस्तु होगी। तो आपका यही है मध्यवर्ती प्लस अंतिम वस्तु, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से प्रवाह यानी निम्न प्रवाह चार्ट जो है विलुप्त मद को पहचानिए। तो अब आपको विलुप्त मद को पहचानना है कि यहाँ पर देखिए बाजार कीमत और साधन लागत, ठीक है। तो बाजार कीमत साधन लागत हमें चाहिए, तो क्या हम घटाएंगे बाजार कीमत में जिससे साधन लागत मिलेगी। तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो साधन लागत आ जाएगी। तो बाजार कीमत क्या होती है, बाजार कीमत में क्या होता है, कर जुड़ा रहता है। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बाजार कीमत पर यहाँ पर अगर आपको पता होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक समझा रखा है, आप वीडियो जरूर देख लें, आपको बहुत पूरे के पूरे आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ एमपी की बात करते हैं, ठीक है। एमपी मतलब यहाँ पर देखिए एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी मतलब यहाँ पर जो है एमपी मार्केट प्राइस पर, ठीक है, साधन लागत बाजार कीमत एमपी मार्केट प्राइस पर, और यहाँ पर साधन लागत तो यानी फैक्टर कॉस्ट सी, फैक्टर कॉस्ट एफसी। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो है कर जोड़ा रहता है, कर जोड़ देते हैं। जब ये है बाजार में जब वस्तु बेचने जाती है ना, देखिए तैयार जो वस्तु पहले यहाँ वस्तु तैयार होती है, ठीक है, यहाँ पर जो वस्तु को तैयार करने में जितना पैसा लगता है वो यहाँ पर होता है, लेकिन उसके अंदर क्या जोड़ दिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है, यानी उसमें टैक्सेस जोड़ दिए जाते हैं, टैक्स जोड़ दिया जाता है, जिससे वो बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध हो जाती है। टैक्स जुड़ने के बाद वो बाजार में आती है वस्तु, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या होगा, टैक्स साधन लागत में पहले जब बनती है वस्तु तो सिर्फ साधन लागत जुड़ी होती है, उसको बनाने का कॉस्ट होता है, लेकिन जब वो बाजार में जाती है तो उसमें टैक्स जोड़ते हैं, ठीक है। जब वो टैक्स जुड़ेगा तो बाजार कीमत पर हो जाती है, लेकिन उसमें से घटा देंगे तो फिर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं पर यही है अप्रत्यक्ष कर, हमारा ये हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रवाह चार्ट जो है मूल्य ह्रास के व्यवहार को सही प्रकार से स्थापित करता है। तो मूल्य ह्रास का प्रवाह को बताना है जो सही से प्रवाह स्थापित करता है, मूल्य ह्रास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है आपका शुद्ध और सकल, ठीक है। शुद्ध में आप मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे, शुद्ध में क्या कर रहे हैं आप मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे तो सकल मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा, लेकिन आप उसमें मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो फिर से शुद्ध मिल जाएगा, ठीक है। आपको सकल से शुद्ध बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य ह्रास को आप जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, तो इससे सकल से शुद्ध और शुद्ध से सकल बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, शुद्ध सकल है। अब मूल्य ह्रास को आपने क्या किया, माइनस किया। अब देखिए शुद्ध पहले से ही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन आप उसमें भी माइनस कर रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर राष्ट्रीय आए तो आएगा ही नहीं, ठीक है, हम मूल्य ह्रास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर शुद्ध में आप क्या करेंगे, मूल्य ह्रास जोड़ रहे हैं जिससे वो सकल बन जाएगा, और सकल मतलब पूरा का पूरा। उसके बाद सकल में से दोबारा से आप घटा देंगे तो हमें ये दोबारा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मतलब आंसर ये ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा आ गया 15, स्थिर पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास से अभिप्राय होता है। यानी स्थिर पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास से अभिप्राय क्या होता है, यानी स्थिर परिसंपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर ये सामान्य टूट फूट होता है, प्रत्याशित अपरचलन होता है, या सामान्य टूट फूट और अप्रत्याशित अपरचलन होता है, या अप्रत्याशित अपरचलन होता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। यहाँ पर पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्यह्रास से अभिप्राय, पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्यह्रास, ठीक है, पूंजीगत परिसंपत्ति का मूल्यह्रास से तो टूट फूट होगा, और यहाँ पर प्रत्याशित अपरचलन के कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों कारण इसके अंदर आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ कह रहा है कि उत्पादन के दौरान स्थिर पूंजीगत जो है परिसंपत्ति के अप्रत्याशित अपरचलन को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उत्पादन के दौरान जो स्थिर पूंजीगत में परिसंपत्ति जो होती है उसके अंदर अप्रत्याशित अपरचलन जब आ जाता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, अपरचलन को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अपरचलन आ गया, जो परिसंपत्ति है हमारे पास पूंजी है उसको अपरचलन आ गया, उसमें क्या होगा, स्थिर पूंजी का उपभोग कहेंगे, पूंजी हानि कहेंगे, आय की हानि कहेंगे, ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि आपने क्या किया है, उत्पादन के दौरान स्थिर पूंजी परिसंपत्ति, जो स्थिर पूंजी परिसंपत्ति के अप्रत्याशित अपरचलन को कहते हैं। क्या,
अप्रत्याशित अप्रचलन हो गया, मतलब वो प्रचलन में था लेकिन अप्रचलन में आ गया, मतलब उसको अब कोई पूछता नहीं है, जानता नहीं है। तो स्थिर पूंजी का उपभोग, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा पूंजीगत हानि। ठीक है, पूंजीगत हानि या आय की हानि, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ये इस एक तरह से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा बी वाला हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक हलवाई की दुकान द्वारा खरीदा गया जो है रेफ्रिजरेटर, जो आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो यहाँ पर एक हलवाई की दुकान द्वारा खरीदा गया है। ठीक है, तो हलवाई क्या करेगा, उसको रखेगा, उसका इस्तेमाल करेगा अपने जो है दुकान को चलाने में। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम वस्तु है? बिल्कुल नहीं है। मध्यवर्ती वस्तु है या नहीं है? तो यहाँ पर जो है एक पूंजीगत वस्तु है। ठीक है, या फिर दोनों ए और बी दोनों हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर दो स्थिति हो सकती हैं, या हलवाई अगर वो अपने लिए खरीदता है, यानी हलवाई की दुकान पर खरीदा गया रेफ्रिजरेटर, तो हलवाई की दुकान पर वो मिठाई को रखने के लिए, मिठाई को ठंडा रखने के लिए अगर खरीद रहा है, अगर इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों ही हो सकता है। क्यों कि अगर वो हलवाई क्या करेगा, और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है दुकान में, तो वो यहाँ पर हो जाए। लेकिन वो मिठाइयों को रखने के लिए कर रहा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए कर रहा है, तो वो मध्यवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों की संभावना इसके अंदर आ जाती है। तो ए बी दोनों ही यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ये नहीं लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं, ये 100% आपका मध्यवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा क्योंकि ये दुकान में आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है निम्न में से जो है कौन सा जो है गैर टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है? तो दूध है, दोनों ए बी है, या फिर ब्रेड है। दूध तो गैर टिकाऊ तो दोनों ही है। यहाँ पर कपड़े हैं, और यहाँ पर कपड़े तो काफ़ी टिक जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर नहीं। और दूध 1 दिन में ख़त्म, ब्रेड भी 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो गैर टिकाऊ है दोनों ए बी। उसके बाद आता है एक अर्थव्यवस्था के पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। एक अर्थव्यवस्था है, उसके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो गई, उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए निवेश कहते हैं। जब भी हमारे स्टॉक में पूंजी की यानी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है तो क्या होता है, हमारा पूंजीगत हानि नहीं हो सकता, उपर्युक्त सभी नहीं होता, स्थिर पूंजी का उपभोग नहीं हो सकता, तो यहाँ पर निवेश हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका निवेश हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 कह रहा है भारत में जापानी दूतावास निम्न में से घरेलू सीमा का हिस्सा है। तो भारत में जापानी दूतावास, जो भारत में आया है एक जापान से एक दूतावास, वो कौन सी सीमा का हिस्सा होगा? तो भाई सीधी सी बात है, वो जापान में रहता तो जापानी का ही हिस्सा होगा ना। वो भारत में आया तो इससे क्या होगा, ये नहीं होगा। वो घरेलू सीमा कहाँ का होगा? जापान का ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट है हमारा भारत में विदेशी दूतावास भारत की डैश का हिस्सा है। देखिए भारत में विदेशी दूतावास, ठीक है, भारत में विदेशी दूतावास। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ था, ये भारत में विदेशी दूतावास, तो भारत की डैश का हिस्सा है, तो भारत में ही है। अब ये विदेशी दूतावास कहाँ का? भारत में विदेशी दूतावास है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? जापानी दूतावास था, तो जापान का हिस्सा भारत में है, तो यहाँ पर विदेशी दूतावास भारत की किसका? भौगोलिक सीमा, आर्थिक सीमा का, या दोनों का प्रयुक्त में से। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आर्थिक सीमा का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर देखिए दूतावास है, वो भौगोलिक सीमा का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे निम्न में से जो है खरीदी गई वस्तुओं के अंतिम वस्तुएं बताना है। निम्न में से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं, तो कौन कौन सी अंतिम वस्तुएं हैं? तो सही विकल्प आपको चुनना है यहाँ पर। आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, ठीक है, यानी उद्देश्य के लिए, निम्न के उद्देश्य के लिए खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं, तो कौन सी है? यहाँ पर देखिए फर्म में निवेश हेतु, ठीक है, या फिर आपका ए और दोनों। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो खरीदी जाती हैं आवश्यकता की संतुष्टि के लिए और फर्म में उद्देश्य हेतु, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य के लिए खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तु किस उद्देश्य के लिए खरीदी जाती हैं? यानी फर्म में निवेश हेतु खरीदी जाती हैं, और यहाँ पर जो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए खरीदी जाती हैं। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा और काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको इसी तरह से आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है और इसी तरह हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे जो है हमारी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी ही और नई वीडियो में।